जो लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ हैं। वो लोग कि वो मुसलमानों से इतनी नफरत में अंधे हो चुके हैं कि उन्हें यही पता ही नहीं कि इंडिया और ईरान का रिलेशन क्या है। जो नेतन्याहू आज बता रहे हैं मानवता पे हमला बता रहे हैं एक अस्पताल पे बम गिराने पे, वरना इससे ज्यादा 50 से ज्यादा हॉस्पिटलों को उड़ा दिया बम से, वहां पर मरीज और बच्चे, ये मानवता पे हमला नहीं है। ये लोग रोज मार रहे हैं 50,000 60,000 से ज्यादा बच्चे और औरतें मर गए गजा में, और ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहूदियों का तो इतिहास रहा है, जिसके साथ वो गए उसको बर्बाद कर दिया। ये छोटे छोटे ग्रुप से लड़ रहे थे ना, अभी तक अभी देश से नहीं लड़ाई हुई थी। ये जब देश से लड़े हैं तब इनको समझ में आया कि असली लड़ाई होती क्या। बैलिस्टिक मिसाइल जब गिरती है आयरन डोम पे तो आयरन डोम की धज्जियां उड़ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में आए, क्योंकि उनको पता है कि ये जंग हम हार चुके हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध को आज नवा दिन है। लगातार ईरान बाखूबी जवाब दे रहा है इजराइल को। सवाल ये भी है कि जो लग रहा था कि अमेरिका इस ईरान और इजराइल के युद्ध में कूदेगा, लेकिन अमेरिका ने अभी भी अपनी स्थिति जो है वो साफ नहीं की है। 2 हफ्ते का वक्त अभी भी उसने बोला है कि कुछ भी फैसला लेने से पहले अभी 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच तमाम सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर भारत के लोग, हमारा देश किस तरफ खड़ा है और हमारे देश के लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फैजुल हसन जी हैं, जो कि एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं अभी जो जंग चल रही है उसके बीच हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है ट्विटर पर अलग अलग तरह की बातें लिख रहे हैं, आई सपोर्ट इजराइल लिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारा जो कर्तव्य है वो किस तरफ जाना चाहिए। देखिए, जो लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ हैं। वो लोग सीधा सीधा है, उनका कोई रीज़न नहीं बनता है कि इजराइल को सपोर्ट करना। वो सिर्फ मुसलमानों की नफरत में सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान कहीं भी दुनिया में कहीं भी मारे जाएं तो वो जो मारने वाला है हम उस जालिम के साथ खड़े हो जाएंगे। ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ लिंचिंग के साथ खड़े होते हैं और यहाँ पर अगर कोई लिंचिंग करता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसको फूल माला से बाकायदा जो है वेलकम करते हैं। तो वो लोग, ये ऐसे नफरत के लोग, नफरत वाले लोग हैं कि वो मुसलमानों से इतनी नफरत में अंधे हो चुके हैं कि उन्हें यही पता ही नहीं कि इंडिया और ईरान का रिलेशन क्या है। उनको यही नहीं पता है कि जो ईरान से कैसा जो है यहाँ पर क्या क्या जो है MOU साइन है। तो ईरान के साथ हमेशा भारत खड़ा रहा है। अब अगर वो इजराइल के साथ खड़े रह रहे हैं तो मानवता के खिलाफ ऐसे लोग हैं। लेकिन अब भारत सरकार, चूंकि बात यह है कि ऐसे लोगों को फ्रिंज एलिमेंट इनको कहा जाता है, इनको सपोर्ट करती है बैक स्टेज से, तो ये लोग करते रहते हैं। वरना हम लोग तो ईरान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो मानवता के साथ खड़ा है। वो गजा में जो बच्चे को मारा गया, जो औरतों को मारा गया, जो गजा को बर्बाद कर दिया गया, फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया, उसके लिए वो जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है। वरना वो ईरान खुद अपने आप में बहुत परेशान है। वो एक कंट्री जो एक अपने डेवलपिंग कंट्रीज था और वो कोशिश कर रहा था कि अपने आप को उभारना, लाना, और बाकी लोगों के मुकाबले में वो ईरान के ऊपर इस तरह हमला किया गया, उसके आर्मी चीफ को मारा गया, उनके जो है बाकायदा जिसमें राष्ट्रपति जा रहे हो वो प्लेन गिरा दिया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं इस पे जो है कोई बात नहीं कर रहा है। वरना आप देखिए कि जो नेतन्याहू आज बता रहे हैं मानवता पे हमला बता रहे हैं एक अस्पताल पे बम गिराने पे, जबकि वो अस्पताल पे नहीं गिराया गया था, वो बंकर में वहाँ वो लोग अपना प्लानिंग कर रहे थे, वहाँ बंकर में हथियार रखे हुए थे, उस पर मारा था। वरना इससे ज़्यादा 50 से ज़्यादा हॉस्पिटलों को उड़ा दिया बम से, वहाँ पर मरीज और बच्चे, ये मानवता पे हमला नहीं है। आज वो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 1000 से ज़्यादा डॉक्टर और उसमें जो एम्प्लॉई होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, उनको मार दिया उसने बमकर उठा करके, और उससे ज़्यादा 250 से ज़्यादा जो है पत्रकारों को मार दिया टारगेट करके। तो ये मानवता पे हमला नहीं है। जिस ईरान पर 3600 से ज़्यादा अमेरिका बैन लगा के रखा है तरीके से, वो जो है ईरान को पर ये बता रहे हैं। अभी G7 हुआ, उसमें G7 में ये पास हो रहा है, अमेरिका उसमें भी बयान दे रहा है कि G7 में कि जो इजराइल है उसके अधिकार है बम बरसाने का, लेकिन ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ना हथियार ले सकता है, ना हमला कर सकता है इजराइल पर। ये कौन सा जो है वो करते हैं। ये जो वॉचडॉग्स की जो इंस्टीट्यूशन है, इनका कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वॉच है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, इनकी गिरती हुई शाख ये बताती है कि ये लोग इन पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग रोज मार रहे हैं, 50,000 60,000 से ज्यादा बच्चे और औरतें मर गए गजा में, और ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर कितने अफसोस की बात है, जो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उन मजलूम बच्चों पे हंस रहे हैं जो मारे गए,
जो बम बरसाए गए, जो भूख से तड़प तड़प करके मर गए, उन बच्चों पर हंसा जा रहा है इस मुल्क में। तो ऐसे लोगों पर तो सवाल खड़ा होना ही चाहिए। पर आपने जैसे अभी कहा कि लिंचिंग हमारे देश में होती है, उसके समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। यही सवाल है जब आज रेस्क्यू कर रहा है हमारा भारत, ईरान से हमारे स्टूडेंट्स को लेकर आ रहा है, ऑपरेशन चलाया गया उसके लिए, उसकी तस्वीरों को वायरल करके यह कहा जा रहा है कि जो मुसलमान अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता है अल्पसंख्यक होकर, वो बहुसंख्यक मुस्लिम देश से असुरक्षित महसूस करते हुए हमारे देश में लाया जा रहा है, यानी वो अपनी जान बचा के फिर से यहीं आ रहा है। देखिए, वो हमारे नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो ईरान के तो है नहीं। तो ईरान पर एक और इल्जाम न लगे कि अगर खुदा न खास्ता इजराइल और अमेरिका के हमले से अगर कोई बच्चा मार दिया जाए हिंदुस्तान का, उस पर अटैक हो जाए और मर जाए उसमें खुदा न खास्ता, तो वो किस पर इल्जाम आएगा? ईरान की सिक्योरिटी पर आएगा। तो वो इसलिए सेफ्टी से अपने पर्सनल जेट से और हवाई जहाज से इंडिया भेज रहा है, सेफली कर रहा है, सेफली इस युद्ध के दौरान में, जब ये पॉसिबल नहीं है तब भी भेज रहा है। कहा ये जा रहा है ना कि यहां पर तो असुरक्षित महसूस करता है ना मुसलमान। देखिए, बिल्कुल आज तो पता ही नहीं है कि हम कार में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं पर तो सुरक्षित नहीं। कहीं भी लिंचिंग हो जा रही है, कहीं भी किसी को मार दिया जा रहा है, और उस पर भी बाकायदा उसको वायरल करके बाकायदा उस पर जश्न मनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। और कितनी बार देखा गया है कि अगर बहुत मुश्किलों से, बहुत प्रेशर में, आप लोगों का, मीडिया का प्रेशर, सोशल एक्टिविस्टों का प्रेशर, सिविल सोसाइटी का प्रेशर, या कोई बहुत इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्रेशर होता है, तो थोड़ा सा उन पर कार्रवाई होती है। क्यों? क्योंकि उनको बैक स्टेज से सपोर्ट है, बाकायदा उनको सपोर्ट करती है सरकार ऐसे लोगों को, फ्रिंज एलिमेंट को। उनको बहुत सख्त सजा नहीं देती है। लेकिन अगर कहीं कहीं दूसरा आदमी हो, अगर वो सिर्फ सोशल मीडिया भर पे लिख दे, तो वो 5 साल तक के जो जेलों में बंद हो जाएगा, वो जो है उसका घर गिरा दिया जाएगा, उसको उसके खानदान तक को मिटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये आलम चल रहा है। यहाँ तो धर्म मजहब देख करके कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यहाँ धर्म और मजहब देख करके तो बाकायदा फैसले हो रहे हैं। इंसाफ तो कोई हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो देश, जो संविधानिक देश है, जिसमें आर्टिकल 14 कहा गया कि राइट टू इक्वालिटी है, सब लोग बराबर हैं, लेकिन नहीं, ये संविधान को तो शपथ लेते हैं लेकिन करते हैं, और बैक स्टेज तक कहीं ना कहीं सरकार सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को, जबकि वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये देश बहुत मुश्किलों से बना है। ये 75 साल से ये देश कैसे कैसे यातनाओं से गुजर करके इस स्टेज पर पहुंचा था। इसको बर्बाद मत करिए। और यही सरकार से हम सवाल कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करके, सरकार जो है ऐसे लोगों का सपोर्ट करके पीछे मत करिए ये देश। ये जो देश है पूरी दुनिया में इस वक्त जो है दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अगर माना जा रहा है, तो इसको आप जो है डेवलप करिए, ना कि इन लोगों के चक्कर में पड़ करके इस मुल्क को पीछे करिए। इजराइल से भी कोई फायदा है क्या? इजराइल का समर्थन मतलब इससे, इजराइल से देखिए कोई भी फायदा नहीं है। भारत का तो बिल्कुल फायदा नहीं, और भारत को उससे कोई भी समर्थन लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिसके साथ समर्थन करता है, यहूदियों का तो इतिहास रहा है, जिसके साथ वो गए उसको बर्बाद कर दिया। वो देखिए वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, आप सबसे सताई हुई कौम है यहूदी। अरे सताई हुई तो क्या यहाँ दलित नहीं है? यहाँ 4000 साल तो दलितों को वही लोग तो कह रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं ट्विटर पर, जो पहले कुछ और। अच्छा ये बताइए, ये सताई हुई कौम अगर उसको हम स्पेस दे दिया, तो उसका कोई हक नहीं है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा करके फिर हम ही के ऊपर दादागिरी करेगा, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को ख़त्म करेगा, कोशिश करेगा, हमारे अस्पतालों को मिटा देगा, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिटा देगा। ये तो सताई हुई कौम का कंसेप्ट नहीं है ना। सताई हुई कौम को अगर किसी ने बसाया है तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो उसका मालिक है उसको मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, जिसका वो हकदार है, जो हिस्सेदार है, जो फ़िलिस्तीनी हकदार हैं, हिस्सेदार है, जो गाज़ा के लोग हकदार हैं, उनको वो हिस्सा दिया जाना चाहिए। अगर ताकत की बात करें, क्योंकि आयरन डोम नाम से वो जो नष्ट करने वाला, मिसाइलों को रोकने वाला, हवा में ही वो दावा करता था इजराइल, वो सब कहाँ चला गया? क्योंकि 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान ने दाग दी है। क्या ईरान इतना पावरफुल बन गया है? देखिए बात ये, हवा एक बनाया गया था वेस्ट की मीडिया के जरिए, ऐसा है नहीं। ये तो बहुत सारा कि हाँ ये हवा है, ये छोटे छोटे ग्रुप से लड़ रहे थे ना अभी तक के, अभी देश से नहीं लड़ाई हो रही थी। ये जब देश से लड़े हैं ना, तब इनको समझ में आया कि असली लड़ाई होती क्या। बैलिस्टिक मिसाइल जब गिरती है आयरन डोम पे, तो आयरन डोम की धज्जियां उड़ जाती है। तो ये तो इजराइल अभी तक के छोटे छोटे ग्रुपों को, कमजोर लोगों को, मुसलमानों को मार करके अपने आप को बहुत बाहुबली बना रहा था। पूरे दुनिया में ये दिखा रहा था कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन अब ईरान से जो है गले की हड्डी बन गई है कि अब उनको कंप्रोमाइज करने वाले भी देश नहीं बचे हैं, क्योंकि ईरान इस बात को डिनाई कर चुका है कि हम कोई भी अब कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे ऊपर डायरेक्ट टारगेट किया, हमारे साइंटिस्ट को
मारा है, हमारे बड़े बड़े लोगों को मार दिया है, हमारे जो है नेताओं को मार दिया और फिर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, ये जो है घरों को गिरा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है अब उनको समझ में आ रहा है कि बड़े देशों से लड़ने में कितना नुकसान। एक आखिरी सवाल कि अमेरिका गए हैं अभी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं, क्या इस बातचीत का हाल है? क्या मदद के लिए गए होंगे या कुछ और चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में आए, क्योंकि उनको पता है कि ये जंग हम हार चुके हैं, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए अमेरिका को लाना चाह रहे हैं कि इस जंग में जीतने के लिए जरूरी है कि अगर अमेरिका नहीं आया तो हमको तो बिल्कुल आएगा? नहीं आएगा, मुझे ये लगता है। क्यों? क्योंकि वो कई फ्रंट पे लड़ाई जंग नहीं छेड़ सकता। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में वो अलग है, और कई मिडिल ईस्ट में कई जगह उसको परेशान है। तो और मुझे ये पता है कि 4 साल जो पिछला ऐतिहासिक है डोनाल्ड ट्रंप का, इतनी जल्दी वो फैसला लेंगे नहीं जो इस तरह के डायरेक्ट जंग में कूदेंगे नहीं। और कोई होता तो बात कहा जा सकता था, इससे पहले के जो राष्ट्रपति लोग जो पूरे पूरे मुल्कों को बर्बाद कर दिया, इराक तबाह कर दिया और अफगानिस्तान और ये सब देखा, जो सीरिया वरिया, और इस डोनाल्ड ट्रंप का देखते हुए इतिहास में ये है कि डायरेक्ट वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में जो उनके एयरबेस हैं उसका भी कोई खतरा है कि ईरान के निशाने पर है? हाँ, अगर भाई जाहिर सी बात है, जब जंग होगी, अगर ईरान क्या करेगा भाई, उसको उनके जो बेस हैं उनको मारेगा, अगर अमेरिका डायरेक्ट अटैक कर रहा है तो। लेकिन अगर अमेरिका अटैक नहीं कर रहा है, इजराइल के साथ नहीं दे रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ये बैठ करके मुद्दे का यूएई ने जो एड भेजा है उस पर एक आखिरी प्रतिक्रिया बस फाइनल। यूएई, देखिए बात यह है कि आलोचना हो रही है उसकी कि मुस्लिम कंट्री है, इजराइल को कैसे एड दे रहा है। लेकिन वो देखिए, एक हम भी देख रहे थे कि यूएई ने इजराइल को एड भेजा है, लेकिन वो 2021 में भेजा था, तो ये चूंकि लेटेस्ट नहीं है, और बल्कि हाँ वो 2000 पुरानी है, वो 2021 रिलेट करके दिखाया जा रहा है। वो आज को इसलिए दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उससे अलग किया जाए कि सारे मिडिल ईस्ट इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं, वो ह्यूमैनिटी को साथ खड़े हो गए हैं, वो गजा के साथ खड़े हो गए, फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। तो वो ये दिखाया जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसा देश, अभी तक के सऊदी को दिखाया जा रहा था, लेकिन वो कल का स्टेटमेंट आ गया और यूएई का पुराना वीडियो उठा करके वायरल किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फैजुल हसन जी थे, और आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई छिड़ी हुई है अभी, खास करके ईरान और इसराइल को लेकर, अमेरिका की मदद जरूर इसराइल चाहता था कि वो उसके साथ खड़ा हो, लेकिन अमेरिका को बाखूबी पता है कि उसके जो एयरबेस, जो सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज में, वो डायरेक्ट ईरान के निशाने पर है। तो इतना आसान नहीं होगा कि अमेरिका के लिए कि वो इसराइल के समर्थन में जाकर खड़ा हो। बहरहाल इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।